हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 9 और इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुप्त वंश से रिलेटेड, जिसमें कि मुख्यतः समुद्रगुप्त और जो गुप्त वंश के शासक हुए हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये वीडियो आप अंत तक देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद और ऑप्शन पढ़ने के बाद कुछ सेकंड आपको मिलेंगे जिसमें आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त और सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन संस्थापक था गुप्त वंश का? मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ओके, श्रीगुप्त क्या थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे और इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी और इसका ऑप्शन सही होगा बी। ओके, इसका बी ऑप्शन इज राइट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट में चलेंगे, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है भानुगुप्त और डी है कुमारगुप्त। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन पर मैं स्टार कर दूंगा, बना दूंगा। इसका मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है भानुगुप्त और डी है कुमारगुप्त। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा, गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह है आपका समुद्रगुप्त। ओके, यानी कि ए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है, हर्षेण गुप्त वंश के किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त और सी कुमारगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें आपका सही होगा समुद्रगुप्त, क्योंकि हर्षेण क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ओके, प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के थे और बी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट हमारा है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय और सी है भानुगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि ऑप्शन बी इज राइट। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान भारत आया था, जो कि एक बौद्ध विद्वान था। नेक्स्ट हम चलेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी भानुगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
ये करी थी कुमारगुप्त ने। ओके, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त और डी है भानुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? यह है आपका भानुगुप्त, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त, यानी कि डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नचना कुठार मध्य प्रदेश और देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, एंड सी है आपका भीतरगांव और डी है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। तो क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है, जो कि कहाँ पे है? झांसी में है। ओके, देवगढ़ कहाँ पे है? झांसी में है, उत्तर प्रदेश में है जो कि, और बी ऑप्शन इज राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी बाराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त और डी धन्वंतरी। तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट ने। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। जो कि क्या थे? एक खगोल विज्ञानी थी। उन्होंने नक्षत्रों और जो ब्रह्मांड है उससे जुड़े हुए रहस्यों को उन्होंने खोजा था और उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ लिखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, बी है संस्कृत, सी है हिंदी और डी है प्राकृत। ओके, यानी गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा थी प्राकृत, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी और प्राकृत। तो इसमें इनकी राजकीय भाषा थी क्या थी? प्राकृत थी। ओके, यानी डी ऑप्शन इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस निष्क, बी शतमान, सी रुपिका एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑप्शन इज राइट? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों के क्या कहा जाता था? रुपिका कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों के क्या कहा जाता था? रुपिका, यानी सी ऑप्शन इज राइट। संस्कृत भाषा के लिए सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके शासनकाल में थे? ओके, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन है इसके चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आपका ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी विष्णु शर्मा। ओके, इसमें कहानियों का संग्रह है और ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र, और
इसकी रचना करी थी विष्णु शर्मा जी ने, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यभूत वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी पल्लव वंश। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा गुप्त वंश, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। गुप्त वंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस गुप्त वंश में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी गुप्त शासकों द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस गणिका, बी रूपिका, सी कुट्टनी, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा जाता था गणिका। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है उज्जैन, सी है झांसी और डी है नालंदा। ओके, तो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपका होगा उज्जैन। ओके, बी जो कि कहाँ पे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी पर स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये महाकालेश्वर के मंदिर के लिए फेमस है और यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे तीर्थयात्री महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी पर स्थित है। ओके, एंड बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। जो भी एप्लीकेंट्स जिन्होंने UPSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उनको ज़रूर आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेजेस पे इसको लिंक को शेयर करिए। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।